नमस्ते। मैं सुलभा गाडगिल। सुहाना सफ़र के माध्यम से आपसे काफ़ी सारी बातचीत कर ली। ये अनुभव मैंने मराठी भाषा में सुनाए। मेरी पढ़ाई हिंदी स्कूल में हुई है, फिर भी मातृभाषा तो खास ही होती है और उसकी अभिव्यक्ति सहजता से होती है। जिंदगी भर हम महाराष्ट्र से दूर ही रहे। बंगाल, अंडमान, उड़ीसा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश घूम घूम कर रिटायर होने के बाद हम महाराष्ट्र में आए। पिताजी महज 16 साल की उम्र से दूर कोकण से भागकर कलकत्ता आ गए थे और वहीं बस गए। पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्री तो दूर की बात, मैट्रिक भी पास नहीं थे, मगर प्रकांड पंडित थे। खासकर उनका भाषा ज्ञान अद्भुत था। संस्कृत का ज्ञान प्रकांड था। भगवद गीता, कालिदास के महाकाव्य, सारे काव्य उनको मुखगत थे। ये विरासत मुझे मिल गई। साथ ही एक साक्षात्कार हुआ। दुनिया का कोई भी पंडित एक भाषा नहीं समझ पाता। समझती है सिर्फ एक औरत, वो होती है बच्चे की माँ। बच्चा जब तुतलाकर बोलता है तो समझती है उसकी माँ। मेरे छोटे से नाती को लेकर घुमाने ले गई थी मैं। भोपाल में रहते हैं ये लोग और घर में मराठी कम ही बोलते हैं। रास्ते में अचानक उसने फरमाइश की, तांती पाव। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा इस गंवार औरत को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो हिंदी में बोलता हूँ। फिर वो बोला, बुतीते बाल, और भी उलझन। उसने रोना शुरू कर दिया तो गाड़ी वापस घर ले आए और उसकी माँ को बुलाया। उसने कहा वो कैंडी फ्लोअर्स मांग रहा है, फिर हिंदी में बूढ़ी के बाल बता रहा है। कोशिश करती हूँ हिंदी में कहानियाँ सुनाने की। कहानी का नाम है दाई विल बी डन। प्रभु आपकी इच्छा। दाई विल बी डन ये कहानी है एक लड़की की। एक नहीं, दो लड़कियों की कहानी है। ऐसे है कि उस ज़माने में इंग्लैंड में लड़की की शादी जल्दी होना ज़रूरी था। अगर लड़की की शादी नहीं हुई 20-21 साल तक तो वो कुंवारी रह जाती थी और आजन्म उसको कुंवारी ही रहना पड़ता, फिर शादी नहीं होती। अगर होती तो दुहेजू या कोई बेकार, मतलब अपने से बहुत कम, इसमें वो शादी करके एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। बहुत सारी एक एक घर में लड़कियां बिन ब्याही रहती थी। तो ऐसी लड़की कहानी है कि वो डांस पार्टी होती है, सीज़न की पहली पार्टी, वो उसमें शामिल होने जा रही है। रूप उसका थोड़ा साधारण सा है, इतनी सुंदर तो है नहीं वो। और डांस पार्टी में सुंदर लड़कियों के पीछे तो लड़के घूमते रहते हैं। उनको शादी के प्रस्ताव तो बहुत सारे आते हैं। ऑर्डिनरी जब लुक्स होते हैं और लड़के के पास पैसा भी नहीं है तो उसको तो शादी के लिए रुकना ही पड़ता है। तो इस लड़की की यही कहानी है। ना तो पैसा था, ना तो रूप था, मगर एक लड़का उसको तो पसंद था ही, मगर शायद उस लड़के को भी वो पसंद आ गई। अब लड़के की ये मजबूरी थी कि वो दूसरा बेटा था और इंग्लैंड में पहला बेटा ही सब कुछ पा लेता है। पिताजी का जो वो वारिस होता है और सब प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। दूसरे बेटे के हिस्से में कुछ भी नहीं आता। उसको या तो फौज में भर्ती होना पड़ता है या तो बहुत सारे लोग तब इंडिया में जाके पैसे कमाते थे, वहाँ पूरा पैसा मिल जाता, अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, वो इंडिया चले जाती। या तो अमीर लड़की देख के शादी करनी पड़ी। अमीर अगर बदसूरत लड़की हो तो अमीर लड़की से शादी कर लो, पैसा मिल जाता है।
तो ये मार्टिन था। तो मार्टिन को उसको तो कुछ पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं था, प्रॉपर्टी तो कुछ मिलने वाली नहीं थी। तो उसने सोचा वो इंडिया चला जाएगा। तो अब इंडिया में जाने के लिए लड़कियां तैयार नहीं होती थी, बहुत दूर, वो इंडिया में घने जंगल, कैसे लोग, क्या, लड़कियां मना करती थी। तो ये लड़की को लगा कि मार्टिन उससे ज़रूर शादी कर लेगा, क्योंकि उसको तो लड़की मिलने वाली नहीं। मार्टिन बहुत हैंडसम था, ये दिखने में अच्छी नहीं थी, मगर मार्टिन को शादी करके इंडिया जाने के लिए बहू मिलना मुश्किल था। तो इसके मन में आशा हुई कि अब मार्टिन मुझे मिल जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी। मार्टिन भी उसके साथ डांस कर रहा था, खुश हो रही थी। इतने में उसने देखा एमी को। ये पार्टी एमी के लिए ही रखी गई थी। जब लड़कियां 16-17 साल की हो जाती है तो उसके माँ बाप उसके लिए पार्टी रखते हैं, उसको सोसाइटी में लाते हैं, सब लोग फिर उसको देखते हैं और फिर उसको शादी के प्रस्ताव आते हैं। तो आज ये एमी की पार्टी थी और एमी इतनी सुंदर थी, उसके लिए तो शादी के लिए कुछ ये ही नहीं था, उल्टे इतने ज़्यादा मतलब तैयार थे लड़के। मगर एमी खूबसूरत भी बहुत थी, मगर उसका दिल आ गया मार्टिन पे। मार्टिन बहुत हैंडसम था और ये प्यार ये हो गया। अब एमी को मार्टिन से प्यार हो गया, घर वालों ने बहुत मना भी किया, मगर वो नहीं मानी। वो बोली मैं इसी से शादी करूँगी। उन्होंने ये भी कहा इससे शादी करके तुम इंडिया कहाँ जाओगी क्या। तो मार्टिन ने उसको इतने सपने दिखाए थे इंडिया के कि वहाँ क्या है और तुम एकदम रानी जैसी रहोगी और बड़े बड़े महल जैसे घर होंगे, बहुत पैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे उसको बहुत ये किया था। तो वो तो बिल्कुल पागल हो गई थी कि मैं तो जाऊँगी, इंडिया जाऊँगी, मार्टिन से शादी करूँगी। अब ये जो लड़की थी बेचारी, एलिजाबेथ नाम था उसका, एलिजाबेथ के हाथ से तो एक उसको आशा थी कि मार्टिन अपने साथ शादी करेगा, वो भी चला गया। तो कोने में गुमसुम बैठ गई। तभी मार्टिन उसके पास आया, ऊपर देखा उसने तो मार्टिन आया था, उसके साथ एक कोई जेंटलमैन था। ये उम्र ज़्यादा होगी, 40-45 के पार ही था, 50 के लगभग करीब, मगर बहुत जेंटलमैन था, शालीन था एकदम। और मार्टिन ने कहा मैं इनकी पहचान करा दूँ आपसे। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि उनका नाम बताया, ये इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी नहीं, इंडिया से कुछ दूर आइलैंड से, अंडमान आइलैंड्स, तो ये अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं और यहाँ अभी घूमने आए हैं। इसको पता चल गया एलिजाबेथ को, घूमने नहीं, वो अपने लिए बीवी खोजने आए हैं, क्योंकि 2 साल पहले उनकी बीवी जहाज के सफ़र में डायरिया हो गया था और मर गई थी और 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों को उन्होंने अभी हाल में उनके माता पिता के पास छोड़ दिया था और वो अंडमान में थे। वो यहाँ आए थे कि फिर से ये करके शादी करके वो वापस जाएंगे। ये एलिजाबेथ को पता चल गया। फिर वो उसके साथ काफ़ी देर तक डांस करते रहे। एलिजाबेथ को भी अच्छा लग रहा था, कोई नहीं इसके सिवा, उम्र में काफ़ी है, होने दो, मगर पार्टनर तो है। और उसको बहुत तवज्जो दे रहे थे, अच्छा लग रहा था कि कोई इसकी इतनी खातिर करते हैं। तो मज़ा आ रहा था उसको अच्छे से। उसने देखा माँ के मुंह पे तो बिल्कुल मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। उनको लगा अपनी बेटी की अब शादी ज़रूर होगी। उनके पास बैठी थी उनकी सहेली डडले, मैडम डडले। उनकी 6-7 बेटियां थी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो वो तो बेचारी बिल्कुल ही ये हो गई थी। वो तो इतने गुस्से से देख रही थी कि इसकी तो शादी अभी हो जाएगी, मेरी बेटियां तो रह गई। अब ऐसे हो रहा था तो इसने सोचा कि नहीं नहीं, मार्टिन कहाँ और ये कहाँ, इसे तो मैं, सैम नाम था उनका, सैम एंडरसन नाम था, सैम एंडरसन। तो उन्होंने कहा भी कि आप मुझे सैम बुला सकती हैं।
मगर मेरा तो दिल नहीं हुआ उनको सैम मैम बोलने का। उम्र में कितने मेरे से दुगने शायद होंगे, और मेरा उनके साथ क्या मेल, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मगर वो बहुत अच्छे ढंग से पेश आए। फिर हम जब जाने लगे तो हमें वहाँ तक छोड़ने आए। हमारी जो बग्गी थी, बग्गी में बिठाने के लिए मुझे हाथ का सहारा दिया। माँ तो बहुत खुश हो गई। माँ बोली ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे ये है। और इंडिया में वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, कमिश्नर थे वो, तो रुतबा भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी उनकी है, 2 बच्चे हैं। अब उसको क्या कर, तुम्हारी भी तो उम्र हो चली है, अभी तुमको मिलना तो मुश्किल ही है लड़का। इसने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने सो गई। दूसरे दिन माँ 9 बजे उसके कमरे में आई, बोली तैयार हो जाओ, वो बाहर मिस्टर एंडरसन आए हैं। और उन्होंने बाहर गई तो बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लाया था, उसको दिया और बोला कि बिना बताए मैं आ गया, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो बोले कि चलिए एक चक्कर बाग में लगाते हैं, अच्छा मौसम है। तो इसने सोचा कि ये ज़रूर कुछ बात करने वाले हैं, तो फिर भी उसने एक शाल ओढ़ लिया और उनके साथ निकल पड़ी। तो थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद एक बेंच पे बैठ गए, बोले आइए बैठे कुछ बातें बातें करते हैं। फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया कि मैं अंडमान से आया हूँ और 2 साल पहले मेरी बीवी तो गुजर गई है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो अभी मेरे माताजी पिताजी उनको संभाल रहे हैं। और मुझे आप बहुत पसंद है, अगर आपको एतराज़ नहीं हो तो मैं आपको पूछ सकता हूँ क्या, शादी के लिए मैं आपको प्रपोज़ कर सकता हूँ क्या? अगर आपकी हाँ हो तो मैं आपके पिताजी से बात करूँगा। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा कि ये मेरे लिए एकदम ही अचानक से बात हो गई है, मुझे सोचने का मौका चाहिए, 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, आप अच्छे से सोच लीजिए, अपने माताजी पिताजी की सलाह ले लीजिए, सोच समझ के मुझे जवाब देना। चले गए। दूसरे दिन फिर बड़े से फलों की टोकरी, फूल वगैरह सारे आए। अच्छा लग रहा था, मगर दिल भी नहीं मान रहा था। मार्टिन को मैं नहीं भूल सकती थी, क्या उसकी हंसी, शैतान जैसी उसकी आंखें, और दिल में बस गया था मेरे। उसको भुलाना मेरे लिए नामुमकिन ही था, मगर उसकी नज़र में तो मैं थी ही नहीं, वो तो मुझे देख भी नहीं रहा था, तो क्यों मैं उसके पीछे पागल रहूं। माँ बोलती है वैसे यही बात है कि ये एक ही मौका है, अब शायद बाद में मुझे और मौका ना मिले और बिन ब्याहे मैं घर में बैठी रहूं, तो इससे अच्छा है मैं शादी कर लूं। उन्होंने बताया है बहुत रंगीन सपने दिखाए, शायद वो सच भी हो और सच ना भी हो, तो एक अलग दुनिया, एक अनोखी दुनिया में मैं जाऊंगी और अच्छा लगेगा। फिर 2 दिन मैंने सोचा, फिर माँ को कहा कि हाँ तुम उनको बता देना कि मैं राज़ी हूँ। माँ खुश हो गई, पिताजी खुश हो गए, घर में पूरा, क्योंकि मेरी और 2 छोटी बहनें थी, वो भी अब बड़ी हो चुकी थी, वो भी सोसाइटी में है, उनकी भी शादी होना था, मेरी शादी होए बगैर उनकी नहीं हो सकती थी। दोनों बहनें भी खुश, सब खुश थे। मैं इतना खुश तो नहीं थी, दिल में कुछ तो भी था, मगर ठीक है। फिर मेरा गाउन, मैं कपड़े बहुत अच्छे सीती थी, बहुत अच्छे डिज़ाइन करती थी, तो एमी ने मुझे बताया था कि उसके शादी का गाउन डिज़ाइन करो। तो डिज़ाइन करते करते मैंने अपने लिए भी शादी का मेरा ये जोड़ा जो गाउन वो डिज़ाइन कर लिया। और अब ये हुआ कि एमी की शादी तो जल्दी होने वाली थी, क्योंकि मार्टिन उसको ले जाने वाला था, और मिस्टर एंडरसन ने बताया कि हम भी जल्दी शादी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी इसी जहाज़ से वापस जाना है।
तो एमी की और मेरी लगभग साथ साथ ही शादी हो गई। मेरे ताऊ जी तो प्रीस्ट थे ही चर्च में, तो उन्हीं की चर्च में हमारी शादी हो गई और हम निकल पड़े। तो एमी और मार्टिन भी हमारे साथ जहाज में थे, हम लोग भी थे। तो मिस्टर एंडरसन ने बोला था आपके लिए एक मेड ले लेता हूँ जहाज पे। तो मैंने कहा कि जब इंडिया में बहुत सारे नौकर चाकर मेड्स है, तो एक मेड यहाँ से खाली जहाज के सफ़र के लिए नहीं चाहिए, जहाज में क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं मैनेज कर लूँगी। इसलिए मैंने मना कर दिया। एमी के लिए मार्टिन ने एक मेड बुलाई थी, वो आई भी थी, मगर वो जब आई और जहाज देखा वो डर गई और वो वापस भाग गई, वो नहीं आई। और 2-3 दिन का सफ़र तो अच्छा रहा, मगर अचानक से फिर तूफान आने लगा, जहाज बहुत हिलने लगा और मार्टिन आया। वो बोला एमी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रही है, क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि मिस्टर एंडरसन ने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। खाने के लिए गोलियां भी दी थी। सुबह शाम हम लोग डेक पे वो मुझे पकड़ के चक्कर भी लगाते थे, थोड़ा थोड़ा खाना है, एकदम जाना, ऐसे सब हिदायतें उन्होंने दे रखी थी। तो मेरी तबीयत तो ठीक थी, तो मैं गई। एमी की हालत देखी नहीं जाती थी, बिल्कुल कुम्हला गई थी। मार्टिन ने ये नाजुक सा, इतना कोमल सा फूल इंग्लैंड से तोड़कर यहाँ आया था, वो मुरझा गया था, बिल्कुल मुरझा गया था। मुझे बहुत रोना आया उसकी हालत पे। फिर मैंने उसके ये बाल बनाए, उसका मुंह धोया, हाथ पांव धोए, उसको थोड़ा पाउडर वाउडर लगाई। फिर उसको मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा बिस्कुट खाने को दिया, वाइन पिलाई। फिर बोली चलो मार्टिन को बुला, हम लोग डेक पे जाके कुछ देर हवा में बैठते, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में फिर आके कुछ थोड़ा सा खा लेना और 1-1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहना, अच्छा लगेगा तुम्हें। मार्टिन को बुलाया, एमी को पकड़ के हम लोग ले गए, उसको जहाज का एक आस्ते आस्ते चक्कर लगाया। एमी अब थोड़ी सी फ्रेश हो गई। फिर आए तो अब मार्टिन भी एमी की देखभाल करता था, मैं भी देखभाल करती थी और एमी की तबीयत में थोड़ा सा सुधार तो आ ही गया था, मगर फिर भी कुम्हला ही गई थी। 2-2.5 महीने लगे जहाज इंडिया पहुंचते पहुंचते। कलकत्ते पहुंचे हम लोग। फिर मिस्टर एंडरसन के लिए तो बहुत बड़ी गाड़ी और सामान के लिए बहुत नौकर चाकर सब कुछ आया था, क्योंकि वहाँ जो कलकत्ते में जो कमिश्नर थे उनके बंगले पे ही हमें रहना था जब तक अंडमान का जहाज ना निकले। बहुत ठाट थे। गवर्नर ने उसी दिन रात को पार्टी रखी थी, हमारे ऑनर में पार्टी में जाना था। मार्टिन का रुतबा इतना नहीं था, तो उसको तो कुछ भी सहूलियत ऐसी ज़्यादा कुछ नहीं थी। रात को पार्टी में मिस्टर एंडरसन ने मुझे बहुत ही कीमती जड़ाऊ ऐसे हीरे का एक सेट दिया था भेंट, तो मैंने वो पहना। मैंने खूब सुंदर एक ड्रेस डिज़ाइन किया था, वो पहना। फिर एक मेड को बोल के मैंने अपने बालों की ये इतनी अच्छी सी की, उसमें गुलाब के फूल ऐसे टांग दिए। जब हम दोनों गए हॉल में और तो सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने देखा एमी एकदम कुम्हला गई थी। उसका गाउन किसी तरह तो उसने पहन रखा था, उसको बिल्कुल सूट भी नहीं कर रहा था। चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई थी। किसी तरह मुश्किल से वो चल रही थी, डांस करना तो दूर, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसको देख के बहुत बहुत दुख हुआ, मगर ये भी अच्छा लग रहा था कि हमें देख के सब लोग वाकई प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो ये हुआ। फिर हम गए, तो मैं एमी से मिलने गई, तो मैंने देखा, मुझे उसको देख के फिर मुझे ये आशंका हुई ये कुछ ठीक नहीं है। एमी प्रेग्नेंट थी
अब छोटी सी उम्र में ऐसी तबीयत ये एमी नहीं सह पाएगी, ये मुझे पता चला। और मुझे ये भी पता चला कि ये एमी को पता है कि वो अब नहीं बचेगी। तो बहुत दुख हुआ। एमी ने तो मुझे हाथ मेरा पकड़ लिया कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं भी रहना चाहती थी मगर शिप से तो जाना ही था। अब एमी को किसके सहारे छोड़ूं मैं? मार्टिन के? मार्टिन कोई एमी की देखभाल करने वाला नहीं था। अब एमी जो इस हाल में है तो मार्टिन तो और ही ये ढूंढेगा। मुझे पता था उसकी ये ठीक नहीं थी, नीयत तो ठीक नहीं थी उसकी, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। अब मुझे इतना ये हुआ कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं। मैं मांग रही थी कि मुझे मार्टिन का साथ चाहिए, मेरी मार्टिन के साथ शादी होनी चाहिए। भगवान ने मेरी सुनी नहीं, मगर मेरे अच्छे के लिए ही नहीं सुनी। अब मैंने ये सुना कि हाँ, दाय विल बी डन। प्रभु तुम्हारी इच्छा से ही होने दो, मेरी इच्छा नहीं। तो ये तब मुझे पहली बार समझ आया कि ये प्रार्थना क्यों करते हैं, कि दाय विल बी डन क्यों बोलते हैं। क्योंकि अपनी इच्छा मत करो, अपनी इच्छा मत मांगो, उसमें तुम्हारा शायद नुकसान ही है। प्रभु जो करता है वो होने दो। तो ये था दाय विल बी डन। फिर हम गए और मुझे पता था कि एमी को मैंने आखिरी बार ही देखा है, अब मैं उसको फिर नहीं देख सकूंगी। जहाज में 2-2.5 महीने लगते हैं। तो मैंने कलकत्ते में एक लड़के को देखा था, क्योंकि कलकत्ते में हम जहाँ रुके थे तो उनकी लड़की जो थी तो लगभग मेरी उम्र की, मतलब मेरे से कम ही थी, मगर बराबर की ऐसी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझे कहा कि आप जेल देखना पसंद करोगे? मैंने कभी जेल देखा नहीं था, तो मैंने कहा हाँ। तो हम लोग गए तो वहाँ मैंने एक लड़के को देखा, मुश्किल से 20-22 साल का भी नहीं होगा, मगर उसकी आंखें वो अद्भुत रोशनी थी, जैसे वो जल रही थी आंखें। वो राजकीय कैदी था, वो कोई ऐसा कैदी नहीं था। उसने इंग्लिश ऑफिसर पे हमला किया था और खजाना लूटा था, तो वो पकड़ा गया था। मगर उसको कितना भी टॉर्चर किया तो उसने अपने साथियों के नाम नहीं बताए। उसको बहुत टॉर्चर किया था। उसने मेरी तरफ देखा, मैं उसकी आंखों का ये सहन नहीं कर पाई। अब मुझे लगा कि हम क्या कर रहे हैं ये? उनका देश हमारा देश नहीं है। उनके देश में आके उनको टॉर्चर करके हम उनके देश पे कब्जा कर रहे हैं, उनको गुलाम कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या यही प्रभु की इच्छा है? प्रभु के लिए सब समान नहीं होते बच्चे। इंडियंस उसके लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग उसके लिए, हालांकि हम गैर बर्ताव कर रहे हैं और बेचारे वो अपने देश के लिए, अपने इसके लिए लड़ रहे। फिर प्रभु उनकी सहायता नहीं कर रहा, वो हमारी सहायता कर रहा है। क्या है ये प्रभु की इच्छा? अब मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया। पहली बार मैंने ये सोचा कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। और मैं क्यों कहूँ दाय विल बी डन ना, ये प्रभु की इच्छा प्रभु की होकर भी ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने एक फ्रांसिस बोल के एक आदमी हमारे मदद के लिए था। गौर से देखा तो मुझे अजीब लगा। गोरा चिट्टा था, नीली आंखें थी, बाल भी कुछ सुनहरे से थे, मगर वो इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश नहीं लग रहा था, कुछ तो भी गड़बड़ था। फिर पता चला कि ये एक नई नस्ल हम लोगों ने पैदा की है। एंग्लो इंडियन बोलते हैं इनको। हम जब इंडिया में आए तो हमने ये नस्ल की शुरुआत की है और ये फ्रांसिस एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन होने के नाते उसको इंग्लिश अच्छी तरह आती थी, तो बड़े बड़े जॉब्स अच्छे उनको मिल जाते थे और इंग्लिश लोगों के बाद उनका दर्जा रहता था।
तो उससे पहचान हो गई थी। तो उसने मुझे हिंदी सिखाने के लिए एक पंडित जी को बुलाया, जो ये भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। तो वो मुझे पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने मुझे सारी कहानियाँ सुनाने शुरू की, महाभारत की, ये सारी। तो बड़ा अजीब देश था ये। यहाँ लोग खाली भगवान मतलब मूर्ति पूजा तो करते ही हैं, मगर ये नदी को पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, गाय बकरी की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं ये लोग। पता नहीं, मगर उसने एक अद्भुत कथा सुनाई सावित्री की। सावित्री राजकन्या थी, तो उसके तकदीर में ऐसा था कि वैधव्य योग बोलते हैं, जो उसका पति मर जाएगा, ऐसा श्राप था। और उसकी शादी तय हुई थी सत्यवान से। तो सबने बताया कि तुम इससे शादी मत करो, इससे शादी करोगी तो वो मर जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी। तो सावित्री ने कहा, रस्में शादी की हुई नहीं, मगर मैं पति तो उसको पहले से ही मान चुकी हूँ, वो मेरा पति है, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मेरे नसीब में जो होगा होगा। फिर उसने शादी कर ली और वो राजकुमार था, मगर सावित्री का क्या तकदीर में था पता नहीं, उनका राजपाट चला गया सब। और वो लगभग मतलब दरिद्री होके वो काम करके, मतलब सत्यवान को अब जंगल में जाके लकड़ी तोड़नी पड़ती पेड़ से, वो लकड़ी बेच के वो अपना गुजारा करते थे। सावित्री भी उसके साथ जाती थी जंगल में। तो गए एक दिन, तो वो लकड़ी तोड़ता था, अचानक से वो चक्कर खा के, गच खा के गिर पड़ा और देखा तो वो मर चुका था। यमराज आए उसको लेने, सावित्री खड़ी हो गई और यमराज उसके प्राण लेके जब जाने लगे तो सावित्री पीछे चल दी। यमराज बोले, तुम नहीं आ सकती, तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, मैं तो इसको ले जाऊंगा। वो बोली, नहीं, मैं तो आऊंगी, जहाँ मेरे पति, मैं उनके साथ, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी, तुमको जो कुछ करना है करो। यमराज ने खूब समझाया उसको, काफ़ी सारे लालच भी दिए कि तुम्हारा राजपाट पूरा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डर भी दिखाया। तो ना वो डरी ना उसने लालच में आई। वो बोली, मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं पीछे आती ही रहूंगी। हार कर फिर सत्यवान, उसने बोला यमराज ने कि ठीक है, मैं तुमको 2 वर देता हूँ। वर मतलब वरदान, मांग लो कुछ भी। तो उसने कहा, पहले तो मेरे पति के प्राण वापस करो, वो मुझे चाहिए। अब यमराज ने तो वादा किया था, उसने सत्यवान को जीवित कर दिया। दूसरा वर क्या था? उसने कहा, मेरे सास ससुर का राजपाट पूरा लौटा दो, उनको सुख शांति दो, हमें आराम की जिंदगी चाहिए। यमराज ने वो भी कबूल कर लिया। अब सावित्री अच्छे से सुख से मतलब पति के साथ रहने लगी। और जिस दिन ये सत्यवान मरा था, वो बरगद के पेड़ के नीचे वो गिर गया था और वहाँ मर गया था। और वहाँ पौर्णिमा थी उस दिन सावित्री ने यमराज से उसके प्राण वापस लिए थे। इसलिए आज तक हिंदुस्तान में पौर्णिमा के दिन वट पौर्णिमा बोलते हैं उसको, और ब्याहता औरतें पति के प्राणों के लिए ये व्रत रखती है, सावित्री व्रत बोलते हैं उसको। तो ऐसी कथा थी। सावित्री की कथा सुन के बहुत ही वो प्रभावित हो गई। तो उसने सोचा, ऐसे भी हो सकता है। अपन तो खाली प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं दाई विल बी डन, मगर ये सावित्री ने उसकी इच्छा नहीं मानी, उसने अपनी इच्छा मनवाई। ये तो बहुत ही अजीब है। अपनी इच्छा, अच्छी इच्छा, दूसरों की बद्दुआ वगैरह नहीं, मगर अच्छे के लिए प्रार्थना करो, मांगो और वो प्रभु से लेकर रहो। ये है अपनी इच्छा, ना
दाई विल बी डन नहीं, माय विल बी डन। हमारा जहाज़ का सफ़र शुरू हो गया आणि मैंने देखा कि वो लड़का जहाज़ पे ही था। हम लोग बहुत ठाठ से, बहुत हमारी केबिन बहुत अच्छी थी और खातिर बहुत हो रही थी। जहाज़ पे अच्छा लग रहा था, समुद्र शांत था, तो जहाज़ बड़े हौले हौले चल रहा था। काफ़ी पार्टी, डांस ये वगैरह ऐसे सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और नीचे डेक पे कैदियों के बीच जकड़ा हुआ, हाथ में उसके बेड़ियाँ लगाई, ऐसा वो लड़का, 20 साल का लड़का। तो ये क्या था, किस लिए उसको हमने जकड़ा था? अपने देश की रक्षा कर रहा था वो, और हम लोग उसको आक्रमण कर रहे थे, और हम ही लोगों ने उसको गुलाम करके रखा था। मुझसे नहीं देखा गया उसकी आंखों में, और मुझसे अब ये भी नहीं हुआ कि प्रभु की इच्छा नहीं, हर इच्छा प्रभु की अच्छी नहीं है, वो क्यों मान ले। फिर हम पहुंचे, अंडमान पहुंचे। फिर एक दिन मुझे ले गए माउंट हैरियट। तो ये जो माउंट हैरियट है, अंडमान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ज़्यादा ऊंचा नहीं, मगर अंडमान का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ ले गए। जब हम लोग पहुँचे ऊपर, बहुत ही अच्छा नज़ारा था, सुंदर नज़ारा था। वहाँ से दूर पोर्ट ब्लेयर की ऐसे कुछ गिने चुने जो घर थे, उनके लाल लाल छप्पर दिख रहे थे, और बीच में नीला 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 ऐसा समुंदर था। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जीप से उतर के ऐसे देखने लगी, तो फ्रांसिस दौड़ के आ गया अचानक से और मेरे पाँव पकड़ने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या कर रहा है। तो उसने जोंक ढूंढ रहा था, जोंकें भरी पड़ी थी वहाँ पे, और मेरे पैर पे 2-4 जोंक चढ़ गई थी। अब तो वो खून पी के ही निकलती है जोंक। तो फ्रांसिस ने सिगरेट जलाई, बीड़ी जलाई, और वो लगाने से ही जोंक निकलती है। तो ऐसे निकाल के फिर मुझे बताया कि आप जीप से नीचे मत उतरो, जीप में बैठे रहो। जिंदगी मज़े से गुजर रही थी, अच्छा लग रहा था। मिस्टर एंडरसन बहुत ख्याल रखते थे मेरा। उन्होंने 2-3 बार मुझसे कहा था कि मुझे सैम कहो, मिस्टर एंडरसन क्यों बोलती हो। पता नहीं, मुझसे नहीं सैम कहा जाता, मैं तो मिस्टर एंडरसन ही बोलती थी। मेरे लिए वो तो मिस्टर एंडरसन ही थे। तो उन्होंने बताया कि वाइसरॉय आने वाले हैं, उनकी बीवी भी साथ रहेगी, उनका अच्छा से ख्याल रखना, उनके लिए अपन एक पार्टी भी अरेंज करेंगे, उसकी तैयारी करो। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर पार्टी की तैयारी में फिर मेरे लिए मैंने अच्छा सा ड्रेस भी बनाने शुरू किया, और अच्छा ये हो गया। तो आए वाइसरॉय आए, बड़े खुश हो गए। उनकी बीवी तो बहुत ही खुश हो गई थी। फिर उनको दिखाने माउंट हैरियट जाने का प्रोग्राम हुआ कि माउंट हैरियट जाएंगे। गए हम माउंट हैरियट। तो शाम होने को आई थी। जब उन्होंने पहाड़ से जब नज़ारा देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सूर्यास्त, सूरज, ढलता हुआ सूरज मैं देख रहा हूँ। और क्या पता कि उनके ये बोल सच होने वाले हैं। जैसे ही हम नीचे उतर आए, अचानक से वो लड़का, वो वही लड़का था जो कलकत्ते में भी दिखा था, जहाज में भी हमारे साथ था। वो फ्रीडम फाइटर था। वो झपटा और तेजी से वाइसरॉय के छाती में उसने छुरा झोंक दिया। उनकी छाती में छुरा धोप दिया, और वो मिस्टर एंडरसन की तरफ झपटा। मैं तेजी से जाके उनके सामने खड़ी हो गई, हाथ फैला के। उसने मेरी आंखों में देखा, उसने भी पहचान लिया, ये वही लड़का था। कलकत्ते में मैंने इसको देखा था, फिर जहाज पे भी देखा था। ये फ्रीडम फाइटर था। उसने मुझे पहचाना था और मैंने भी पहचाना। जब उसने मेरी आंखों में देखा, क्या पता वो एंडरसन की तरफ झपट रहा था, मगर घूम गया और उसने समुद्र में छलांग लगा दी, कूद गया वो, और मैं गश खा के गिर गई, बेहोश हो गई।
जब मुझे होश आया तो मैं जहाज़ के बंक पे थी लेटी हुई, और एंडरसन मेरे पास बैठे थे, मिस्टर एंडरसन, और मेरा हाथ हाथ में लेके बैठे थे। जैसे मुझे होश आया उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और बताया कि इनको होश आ गया है। फिर मेरे बाल सहलाए, बोले कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम थोड़ी सी डर गई थी शायद, मगर सब ठीक है, और मत डरो मत। और अभी भी मैं थोड़ी सी कैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी। तो फिर मैंने आंखें मूंद ली और सर मेरा चकरा रहा था। तो फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि एंडरसन, मिस्टर एंडरसन बैठे हुए ही हैं, मेरा हाथ उनके हाथ में ही था, और उन्होंने बोला कि बेथ, एलिजाबेथ नाम था मेरा, मुझे बेथ बोलते थे, बेथ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पता है हमें भगवान ने एक अमूल्य अनमोल हमें एक उपहार दिया है, पता है बेथ तुम माँ बनने वाली हो। आपको अभी मैंने एलिजाबेथ की कहानी मेरी ज़ुबानी सुनाई, आपको पसंद आई होगी तो मुझे अच्छा लगेगा।